तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी जिसके अंतर्गत भूगोल विषय में हम उसके अध्याय 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इसमें हमें उद्योगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उद्योग एक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है। ठीक है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था इससे संबंधित रहती है। अर्थात किसी चीज़ को परिवहन भी एक उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो कच्चे माल के आधार पे यहाँ पे हम उद्योग देख सकते हैं। ठीक है, कच्चे माल के आधार पे होते हैं, आकार के आधार पे भी विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, स्वामित्व के आधार पे होते हैं। और ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के आधार हैं जिन पे उद्योगों का वर्गीकरण है। कच्चे माल के आधार पे देखें तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में जो कच्चे माल प्राप्त होते हैं वो हमें कृषि से प्राप्त होते हैं, या तो जंतुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऊन है, दूध है, इनके द्वारा भी इन पे भी उद्योग आश्रित रहते हैं। खनिज आधारित उद्योग जो कि प्राथमिक उद्योग हैं, जो कि कच्चे माल पे आधारित रहते हैं। कच्चे माल जो खनिजों का निष्कर्षण करने के बाद उनको उद्योगों के द्वारा उपयोगी बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है समुद्र आधारित उद्योग, जिसमें महासागरों या सागरों से प्राप्त मछलियां हैं या विभिन्न प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं यहाँ से, या यूं कहे मोती वगैरह प्राप्त होते हैं। तो इन पे भी आधारित कुछ उद्योग हैं जो कि समुद्र पे आधारित रहते हैं। वन आधारित उद्योग, वनों से विभिन्न प्रकार के हमें जो कच्चे माल प्राप्त होते हैं, तो इस पे भी वन पे भी आधारित रहते हैं उद्योग। ठीक है, अब देखते हैं आकार के आधार पर उद्योग। तो आकार में कोई अगर ऐसा तात्पर्य नहीं है कि जिस उद्योग में उसकी जो बिल्डिंग है या उसका जो उद्योग जहाँ पे स्थित है वह क्षेत्र बड़ा है तो वह बड़ा उद्योग है, इस प्रकार से नहीं। वहाँ पे जो पूंजी लगाई जाती है तो उसके आधार पे हम आकार नापते हैं इसका। तो जहाँ पे लघु आकार उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जिसमें पूंजी कम होती है। ठीक है, और कम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ये लघु आकार का उद्योग होता है। बृहद आकार का उद्योग जहाँ पे बड़े पैमाने पे पूंजी का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे निवेश ज़्यादा मात्रा में आता है और बड़े बड़े प्रौद्योगिकी का जहाँ पे उपयोग किया जाता है, वो बृहद आधारित उद्योग है, बृहद आकार उद्योग है। कुटीर उद्योग की बात करें तो जो छोटे मात्रा में या जिसमें कम पूंजी लगाई जाती है या जो कि घर से भी संभव हो, जिसका संचालन घर से भी संभव हो, ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। आगे देखें, स्वामित्व के आधार पर अब उद्योग देखते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र का उद्योग हो सकता है या राज्य स्वामित्व के आधार पर हो सकता है, जो कि किसी राज्य सरकार के अंतर्गत हो, या दोनों मिला के जो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं, और संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में राज्य और निजी दोनों को मिलाकर होता है, और सार्वजनिक बहुत सारे लोगों को मिलकर एक किसी चीज़ की संरचना होती है, वो सार्वजनिक। सहकारी क्षेत्र भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये स्वामित्व के आधार पर उद्योग हैं। निजी क्षेत्र में देखें तो ऐसे उद्योग जिनका संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक व्यक्ति के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये निजी उद्योग होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जिसमें सरकार द्वारा संचालन किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, HAL कहा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये सारी जो उद्योग हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें संचालन राज्य और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह ये दोनों मिलके करते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ये एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग जिसमें बहुत सारे लोग मिलके, या यूं कहे कि कच्चे माल के जो उत्पादक होते हैं वो पूर्तिकार भी, और जो कामगार और जो बनाने वाले, तो ये सारे जो मिलके काम करें अगर, ये सहकारी उद्योग सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। ठीक है, तो इसमें जो दूध का इसमें उपयोग किया जाता है, तो दूध उत्पादन करता, दूध परिवहन करता और दूध की जो पैकेजिंग करता है, तो ये सारे इन्होंने मिलके ही इस प्रकार का उद्योग की निर्माण की, इसलिए इसे सहकारी उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें सुधा डेयरी भी इसी के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में संचार महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान समय में अगर उद्योग क्षेत्र में संचार व्यवस्था है तो काफ़ी मात्रा में आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, परिवहन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कच्चे माल के आवागमन के लिए या निर्मित माल के परिवहन के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। भूमि सबसे प्राथमिक जो चीज़ है वह उद्योग को प्रभावित करने के लिए वह भूमि है। भूमि पे ही क्योंकि उद्योगों की स्थापना संभव है। विद्युत, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, मशीनों को संचालित करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। कच्चा माल काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है। उद्योगों में कच्चे माल को परिष्कृत करके ही निर्मित माल बनाया जाता है। ठीक है, श्रम
श्रम भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उद्योग को प्रभावित करने के लिए। श्रम अगर सस्ती श्रम उपस्थित हैं तो चीज़ें सस्ती बनती है, ठीक है। पूंजी पूंजी ऐसी चीज़ है जिसको कहना चाहिए काफ़ी प्राथमिक चीज़ है ये उद्योगों को प्रभावित करने के लिए। पूंजी के अभाव में उद्योग पतनशील हो जाते हैं। बाजार चीज़ों को खपाने के लिए या यूं कहे कि निर्मित वस्तुओं के उपयोग के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है, वहाँ पे बिक्री संभव हो सकती है। जल, किसी भी चीज़ को निर्मित करने के लिए जल की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो जल का स्रोत अगर नज़दीक है या काफ़ी करीब है तो उद्योग वहाँ पे काफ़ी जल्दी स्थापित हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से विद्युत उपलब्धता या कम परिवहन लागत या अन्य अवसंरचनात्मक जैसे चीज़ें प्रदान करती है, जो कि प्रोत्साहन के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उद्योग का विकास हो सके, ठीक है। आगे देखें, अब हम देखते हैं औद्योगिक तंत्र अर्थात उद्योग के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। तो औद्योगिक तंत्र में पहली चीज़ें निवेश। कोई भी अगर उद्योग स्थापित करना है तो सबसे पहले निवेश की आवश्यकता होती है। प्रक्रम, जिसमें तकनीकी आदि इसके अंतर्गत शामिल है। निर्गत अर्थात परिवहन की जो विषय वस्तु है वो। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, ये सारी चीज़ें निवेश के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसमें जल उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनात्मक चीज़ भी आती है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जैसे जो प्रक्रम के द्वारा तकनीकी का प्रयोग करके कच्चे माल से परिष्कृत माल में परिवर्तित करना, ये सारे प्रक्रम के अंतर्गत आता है। और अंतिम उत्पाद निर्गत, तो इसको निर्गत को जो है परिवहन करने की आवश्यकता होती है बाजार में, जिससे कि पूंजी या आय अर्जित हो, तो यह निर्गत कहलाता है। तो ये औद्योगिक तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश देखें तो विश्व में पूरे अगर औद्योगिक प्रदेश देखें तो यहाँ पे तो मुख्य रूप से जो है पूर्वोत्तर अमेरिका में यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। पश्चिमी और मध्य यूरोप में, ये यूरोप वाले क्षेत्र में, पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप में काफ़ी उद्योग उन्नत अवस्था में है। और पूर्वी यूरोप, तो ये सारी जो स्थान है यहाँ पे हमें काफ़ी मात्रा में उद्योग उन्नत अवस्था में प्राप्त होते हैं। और भी हैं पूर्वी एशिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं चीन है, जापान, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी एशिया में काफ़ी मात्रा में यहाँ पे उद्योग विकसित हैं। अधिकांश शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जिनमें ज़्यादा ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। समुद्री पत्तन के करीब भी ज़्यादातर उद्योग स्थापित होते हैं, विशेष तौर पे कोयला जो क्षेत्र है जहाँ पे हमें ऊर्जा की जो है संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो, तो ऐसे क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित होते हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें मुंबई ठाणे, ठीक है, ये मुंबई से पुणे वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है। बंगलोर में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उद्योग हैं। तमिलनाडु क्षेत्र है। हुगली प्रदेश है, कलकत्ता वाला आप यहाँ पे पश्चिम बंगाल में क्षेत्र देख सकते हैं। अहमदाबाद और वडोदरा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार काफ़ी मात्रा में, खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा औद्योगिक प्रदेश में विशाखापट्टनम से गुंटूर वाला जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा जो दिल्ली और गुड़गांव वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली गुड़गांव वाला क्षेत्र। इसके अलावा हमें मेरठ प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे मेरठ शहर है। तो ये सारी चीज़ें हैं औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। और एक है केरल में कोल्लम से तिरुवनंतपुरम, तो ये सारी जो हैं औद्योगिक पट्टियाँ हैं या जिन्हें औद्योगिक केंद्र भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं औद्योगिक विपदा के बारे में। क्योंकि इतने बड़े उद्योगों में विभिन्न प्रकार के रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, परंतु तकनीकी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर समुचित तरीके से प्रयोग नहीं किया गया तो यह काफ़ी विपदा भी या आपदा भी ला सकती है। ऐसी ही एक आपदा भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भोपाल। तो यहाँ पे 3 दिसंबर 1984 की रात लगभग 12:30 पे यूनियन कार्बाइड की एक जो कि कीटनाशक बनाने की कंपनी थी, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक अत्यंत विषैली गैस का तकनीकी खामी के कारण से रिसाव होना शुरू हुआ, ठीक है। और इस समय इस रिसाव के कारण जो मैं कहना चाहिए विषैली गैस थी काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल गई। और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार यहाँ पे 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ठीक है। और अगर वर्तमान में भी देखें तो इस क्षेत्र में काफ़ी लोग अभी भी बीमारियों से पीड़ित हैं, ठीक है। अगर और देखें 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो, आप चीन देख लीजिए एक बार, चीन यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीन वाले जो क्षेत्र में गायो कायो चोंगजिंग में
गैस कूप में विस्फोट हुआ। गैस कूप क्या होता है, जहाँ से प्रवेधन द्वारा या यूं कहे कि ड्रिलिंग के द्वारा काफ़ी गहराई से गैस निकाली जा रही होती है, तो वहाँ पे विस्फोट होने से 243 लोगों की मृत्यु हो गई और यहाँ पे उपस्थित 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए। इस बड़े से आपदा को देखते हुए यहाँ से 64,000 लोगों को विस्थापित भी किया गया। तो ये विभिन्न जो हैं औद्योगिक आपदा हैं जिनसे काफ़ी जानमाल की हानि भी होती है। जो छोटे उद्योग होते हैं जो उभरते हुए रहते हैं, ठीक है, जो नए नए उद्योग हैं उन्हें सनराइज उद्योग कहते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ का उद्योग, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग, ये विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जो सनराइज उद्योग के अंतर्गत शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का जो वितरण देखें, अब हम विश्व में उद्योग कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो प्रमुख लोहा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो हैं काफ़ी विश्व में फैले हुए हैं। वे देश जिसमें लोहा इस्पात औद्योगिक उद्योग जो ज़्यादातर मात्रा में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप में जर्मनी वाले क्षेत्र में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, चीन के नीचे हांगकांग में है, दक्षिण कोरिया में यहाँ पे है, जापान में है, ताइवान में है, ठीक है, यहीं पे ताइवान में ये सारे जो हैं उद्योग संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का जो उद्योग है जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह जो निर्मित किए जाते हैं, तो ये कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन घाटी है वहाँ पे, और भारत के बेंगलुरु में, ठीक है, आप यहाँ पे भारत देख सकते हैं, एक मिनट, तो ये भारत के बेंगलुरु क्षेत्र, तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए। आगे देखें, लोहा इस्पात उद्योग की चर्चा करते हैं अब। तो 1800 ईस्वी में जो है ज़्यादा इस्पात उद्योग नहीं थे और इस समय कच्चा माल जो है, जो 1800 ईस्वी के समय था तो उस समय काफ़ी कम मात्रा में उद्योग थे, ठीक है, और ऐसे उद्योग भी ऐसे जगह पर स्थित होते थे जहाँ पे कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल, ये जो सारे जो कच्चे माल हैं ये आसानी से उपलब्ध हो सकें। परंतु बाद के समय में 1950 की ईस्वी में जो लोहा इस्पात उद्योग जो हैं समुद्र पत्तन के निकट स्थापित होने लगे, क्योंकि इस समय यातायात के साधन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली और धीरे धीरे जहाज़ों के द्वारा विभिन्न प्रकार से खनिज पदार्थ या ऊर्जा के स्रोत कोयला आदि समुद्र पत्तन पे ला दिया करते थे, तो इस वजह से समुद्र पत्तन पे धीरे धीरे उद्योग केंद्रित होने शुरू हुए, ठीक है। आगे चल के लोहा इस्पात उद्योग जो है कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और परिवहन और बाजार के लाभ को देखते हुए विकसित हुए। ऐसी जगहों पे विकसित हुए जहाँ पे परिवहन संसाधन, बाजार का लाभ इत्यादि हमें प्राप्त हो। धीरे धीरे अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे छत्तीसगढ़ में भिलाई है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र हैं, ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है। इसके अलावा दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सारे एक ही प्रदेश में स्थित हैं और ये एक ही प्रदेश अर्थात एक क्षेत्र में स्थित हैं जिसमें हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड में और उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, तो ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग काफ़ी संकेंद्रित है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक में भी भद्रावती और विजयनगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और ठीक है, तमिलनाडु में देखें तो सेलम, यह जो है महत्वपूर्ण जो है लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। आगे देखें जमशेदपुर की चर्चा करें तो 1947 से पूर्व भारत में जो है ज़्यादा इस्पात संयंत्र नहीं थे, केवल एक ही कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे टिस्को भी कहा जाता है। यह निजी स्वामित्व में था। उस समय इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में की जाती है, ठीक है, जो कि उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। सरकार ने यह बाद में स्वतंत्रता पश्चात पूरा का पूरा जो टिस्को का क्षेत्र था वो अपने हाथों ले लिया, ठीक है, और झारखंड में स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम के समीप साक्षी नामक स्थान पर, ठीक है, 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। बाद में साक्षी का ही नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया और जो साक्षी नामक स्थान था वहाँ पे जो कई कारण थे इस्पात संयंत्र की स्थापित करने के लिए, जिसमें अगर कारणों में देखें तो जो पश्चिम बंगाल से नागपुर जो रेल मार्ग है यह काफ़ी नज़दीक था, ठीक है। जो कालीघाटी स्टेशन है, कालीकट स्टेशन केवल 32 किलोमीटर दूर स्थित था। लौह अयस्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित थे, कोयला था, मैग्नीज निक्षेप आदि, और कोलकाता के निकट भी था। कोलकाता इतना बड़ा बाजार था इसके लिए, ठीक है। और
विशाल बाजार स्थापित होने की वजह से जो टिस्को है झारिया कोयला क्षेत्रों में और कोयला और यहाँ पे स्थित हो गया। ठीक है, कोयला देखें, कोयला की यहाँ पे आपूर्ति, तो कोयला हमें झारिया कोयला क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हमें कोयला क्षेत्र काफ़ी कोयला मात्रा ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती थी, काफ़ी ऊर्जा का स्रोत था। इसके अलावा लौह अयस्क जो है वह हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो जाता था। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट या मैग्नीज जो हैं यहीं आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होने की वजह से ये यहाँ पे स्थापित हुई। आगे देखें तो लोहा इस्पात उद्योग के विकास के जो है त्वरित औद्योगिक विकास प्रारंभ हो गया। लोहा जैसे ही इस्पात का जो उद्योग स्थापित हुआ धीरे धीरे, क्योंकि लोहा आधारभूत उद्योग है, इसके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के जो मशीनी सामान या मशीनी चीज़ें निर्मित होती है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग बृहद समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इस्पात संयंत्रों के बाद धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के मशीन बनाने वाली इस उद्योग भी स्थापित होने शुरू हो गए। और चूंकि जो मशीनी उद्योग है, लोहा उद्योग है, लोहा से ही मशीनों का निर्माण होता है, तो धीरे धीरे रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी इसके अंतर्गत विकसित होना शुरू हो गए। ठीक है, आगे देखें पिट्सबर्ग, यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हम यहाँ पे देख सकते हैं शिकागो, ये जो ग्रेट लेक वाला क्षेत्र है, यहाँ इसके नीचे शिकागो नामक स्थान के पास में ही पिट्सबर्ग एक क्षेत्र है। ठीक है, तो पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा माल जो है जो कि पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, कोयला। ठीक है, और लोह अयस्क जो है मिनेसोटा से लोहे के खानों से प्राप्त हो जाता है इसे। आगे चल के जो 1500 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है पिट्सबर्ग से। ठीक है, इन अयस्कों को ग्रेट लेक्स के द्वारा यहाँ से नदियों जो लेक्स वाला जो क्षेत्र है इसके द्वारा जहाज़ों के द्वारा पिट्सबर्ग के क्षेत्र में लाया जाता है, और जहाँ पे ये लेक समाप्त होते हैं वहाँ से रेलगाड़ी के द्वारा पिट्सबर्ग तक पहुँचाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदी यहाँ पे बहती है, तो इसके जल के द्वारा इसका उपयोग यहाँ पे लौह उत्पादन में किया जाता है। ग्रेट लेक्स की बात करें तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 यहाँ पे बड़ी बड़ी झीलें हैं जिसमें सुपीरियर, ह्यूरन और ओंटारियो, मिशिगन और ईरी हैं। ठीक है, इन जो 5 झील हैं इसमें जो सुपीरियर झील है वो काफ़ी बड़ी झील है और अन्य की तुलना में इसका उच्च ऊर्ध्वाधर प्रवाह पर स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी अन्य झीलों की तुलना में ऊंचे जगह पर स्थित है और इसका प्रवाह नीचे वाले झीलों में होते रहता है। आगे देखें, अब सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। तो सूती वस्त्र जो उद्योग है विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से है। प्राचीन समय से ही भारत में सूती वस्त्र या विश्व में सूती वस्त्र का उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में था। ठीक है, 18वीं जो सदी की क्रांति होती है जिसमें औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है, तो यह वस्त्र उद्योग पे ही ज़्यादातर आधारित होती है। इसमें स्पिन मिल का स्पिन का जो इसमें विकास होता है धीरे धीरे करके, पहले एक एक मनुष्य के द्वारा एक एक करके काता जाता था सुई, परंतु जैसे ही मशीनीकृत हथकरघा शुरू होती है तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे कपड़े बुनने शुरू होते हैं। ठीक है, तो पावरलूम सबसे पहले ब्रिटेन में बना, फिर विश्व के दूसरे भागों में उसके बाद फैला, जिसके द्वारा सूती वस्त्र बुना जाता था। आज के समय में अगर देखें तो जापान, चीन, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ये विभिन्न ऐसे देश हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर हम देखें भारत के क्षेत्र में, तो भारत में जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं, ठीक है, तो ढाका पश्चिम जो कि बंगाल की राजधानी है उसकी जो मलमल हैं, मसूलीपट्टनम की छीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे मसूलीपट्टनम वाला क्षेत्र है। कालीकट केरल वाले क्षेत्र में केलिको और बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा की सुनहरी जरी, ये सारे जो वस्त्रों पे जो डिज़ाइनरी की जाती है ये विश्वविख्यात हैं। ठीक है, प्रथम अगर भारत में देखें तो सूती वस्त्र का जो मिल है 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। यह सफलतम मिल थी, सबसे प्रथम स्थापित जो की गई थी। ठीक है, इससे पहले वैसे देश में प्रथम अगर वस्त्र उद्योग का जो कारखाना है 1818 में कोशिश की गई थी बनाने की, कोलकाता के समीप जो फोर्ट ग्लेटर यहाँ पे अंग्रेज़ों के समय में हुआ करता था, लेकिन वह उस समय बंद हो गया था। ठीक है, फिर 1854 में मुंबई में इसको स्थापित किया गया था। भारतीय वस्त्र उद्योग उत्पादन का अगर देखें तो 1/3 लगभग निर्यात ही किया जाता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूती धागों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको निर्यात किया जाता है। अगर सूती वस्त्र उत्पादन में देखें तो कोयम्बटूर,
ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में, चेन्नई ये भी तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है। अहमदाबाद यहाँ पे गुजरात में आप देख सकते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, लुधियाना ये यहाँ पे देख सकते हैं आप पंजाब में, ठीक है। पुडुचेरी यहाँ पे है, पानीपत ये वाला जो क्षेत्र है, ये सब क्या है महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ठीक है, सूती वस्त्र उत्पादन के। अहमदाबाद इसे अपने भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है जहाँ पे सूती वस्त्र का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो इसी के नाम पर इसे भी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात जो कि साबरमती तट के निकट स्थित है, यहाँ 1859 में सबसे पहले 1859 में यहाँ पे सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद ये जो है साबरमती नदी के तट पे स्थित है। कच्चा माल जो है कपास और अर्धकुशल जो श्रमिक हैं इसे यहीं उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो ये क्षेत्र है काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, कपास ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। और इसके निकट ही जो मुंबई पत्तन है, यहाँ से मुंबई से इसे मशीन आयात करने या अपने जो निर्मित माल है उसके लिए निर्यात करने के लिए सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अहमदाबाद काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है सूती वस्त्र उत्पादन में। मशीनों के नवीनीकरण नहीं होने की वजह से, जो काफ़ी पुरानी मशीनों के उपयोग की वजह से काफ़ी जो उद्योग हैं बंद हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आप ओसाका। ये ओसाका जापान का एक शहर है, यहाँ पे देख सकते हैं जापान। तो ओसाका जापान का एक शहर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जैसे कि हमने चर्चा की थी अभी कि इंग्लैंड वाले क्षेत्र में मैनचेस्टर काफ़ी प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए, तो मैनचेस्टर इसे ओसाका को भी जापान का मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। इसके चारों ओर विशाल जो है मैदान भूमि अवस्थित है, जिसमें कोष्ण आर्द्र जलवायु जो कि कताई और बुनाई के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे जो आर्द्र जलवायु की वजह से धागे टूटते नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा योडो नदी से पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है, और ओसाका जो है पूर्ण तरह जो आयातित कच्चे माल पर आधारित है। और जो कच्चे माल हैं ये आयात कहाँ से किए जाते हैं, ये जो हैं भारत से, ठीक है। भारत के अलावा चीन हो गया, चीन के अलावा मिस्र और यूएसए, तो ये सारे जगहों से यहाँ से कपास आयात की जाती है, ठीक है। और परिष्कृत या बने हुए चीज़ें हैं उनका निर्यात किया जाता है, परंतु इनकी जो तकनीकी है और इनका जो कार्य करने का कम जो है पारिश्रमिक पे यहाँ पे कार्य संपन्न होते हैं, इसीलिए यह चीज़ें सस्ती पड़ती है, जिससे इन चीज़ों का काफ़ी विश्व में मांग भी है, ठीक है। परंतु धीरे धीरे यहाँ पे भी लौह इस्पात उद्योगों ने इस वस्त्र उद्योग का स्थान ले लिया, इसलिए थोड़ा अभी ओसाका में भी वस्त्र उद्योग काफ़ी धीरे धीरे कम मात्रा में उत्पन्न हो रही है। आगे देखें सूचना प्रौद्योगिकी का अगर देखें बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अगर देखें, सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से अगर देखें तो अमेरिका में सिलिकॉन घाटी में, और हमारे भारत में यहाँ पे दक्कन पठार पे बेंगलुरु, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बेंगलुरु जो है दक्कन पठार पे स्थित है, और इसको नाम भी दे दिया गया है सिलिकॉन पठार, चूँकि सिलिकॉन घाटी यूरोप ये उत्तर अमेरिका की जो सिलिकॉन घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, तो इसी प्रकार बेंगलुरु को भी सिलिकॉन पठार का नाम दे दिया गया है। सिलिकॉन जो घाटी है, ठीक है, ये सांता क्लास घाटी का ही एक भाग है जो कि उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला, यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला की जो इसके निकट ही स्थित है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है शीतोष्ण है, और यहाँ पे तापमान कभी भी 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखें अगर भारत के अन्य नगर देखें जो कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, पुणे आप यहाँ महाराष्ट्र में देख सकते हैं, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़, ठीक है, ये काफ़ी ऐसे केंद्र हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बेंगलुरु होना ये एक टर्म है, इसकी चर्चा करते हैं। बेंगलुरु होना से क्या तात्पर्य है, तो बेंगलुरु होना का तात्पर्य है कि बेंगलुरु शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना, अर्थात अगर आप या बेंगलुरु में नौकरी कर रहे हैं पहले से, तो उसे छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं और आपका स्थान कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है, तो ये बेंगलुरु होना कहलाता है, ठीक है।
कुछ वर्ष पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत आई। हमने अभी चर्चा की कि सिलिकॉन घाटी जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है, तो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, चूँकि भारत में कम पारिश्रमिक पे उच्च गुणवत्ता के कार्य किए जाते हैं, तो इसीलिए बाह्य स्रोत या ठेके पे यहाँ पे कार्य आना शुरू हो गया। ठीक है, और उसी क्षमता और उसी निपुणता के साथ ये कार्य किए गए। तो ये बेंगलोरी होने का यहाँ पे हम तात्पर्य देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।